विज्ञान में जीवन। सन 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु प्रशिक्षण पोखरण में किया। मैं इसके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मुझे विभिन्न सम्मान व उपाधियां दी गईं। कई वर्षों बाद तथा राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद भी एक उपाधि मेरे साथ रही, मिसाइल मैन। इस नाम से बुलाए जाने पर मुझे अच्छा लगता है। यह विज्ञान जगत की शख्सियत के बजाय किसी बच्चे का कारनामा लगता था। इस देश की जनता ने कई बार मुझ पर अपार प्रेम और सम्मान की बारिश की है। मेरे लिए इंजीनियरिंग, रॉकेट और विज्ञान का क्षेत्र मेरी जीवन यात्रा की चरम सीमा को प्रकट करता है। इस यात्रा का शुरुआती समय उस समय लौट आता है जब मैं इतने पीछे की ओर जाकर सोचता हूँ। मैं अचंभित हो जाता हूँ कि क्या यह मेरे साथ हुआ, क्या यह किसी पुस्तक की कहानी है जिसे मैंने पढ़ा। ये सभी बातें मुझे एक ऐसा इंसान बनाने की ओर ले जाती हैं जो वास्तव में विज्ञान का रास्ता चुनता है। जो उसे याद आ रहा है वह नदी पर डेल्टा के छोर से की गई यात्रा है, जो दूर, बहुत दूर धारा के बहाव में मुझे अंत तक पहुंचाती है। जैसे मैं एक छोटा लड़का हूं और अपने जीवन के रास्ते की खोज करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी शिक्षा सही मायनों में रामेश्वरम को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए रामनाथपुरम जाने पर आरंभ हुई, जिसके विषय में मैंने पहले भी लिखा है। यह पहली बार हुआ था जब मैं रामेश्वरम अपनी माँ तथा अन्य जाने पहचाने सुरभित घेरे से बाहर निकला था। मैं एक शर्मीला व छोटा कस्बाई लड़का था जो अधिक बोलने से डरता था। हाई स्कूल में मेरा पहली बार विज्ञान के अजूबे से सामना हुआ जो मेरे दिमाग में उतर गया। इस स्कूल में एक अध्यापक आदरणीय इदुराई सोलोमन थे जो उदार व खुले विचारों वाले थे और मेरी प्रतिभा से प्रभावित भी थे। वे मेरे मार्गदर्शक बने। मैं आकाश में पक्षियों की उड़ान देख मोहित हो जाता था और घंटों तक उनके उड़ने के अंदाज को तथा आकाश मार्ग में आगे बढ़ते रहने को देखता रहता था। मुझ में छोटी सी उम्र में ही उड़ने और उन पक्षियों में से एक होने की इच्छा जन्म ले चुकी थी। एक दिन जब मैं उड़ान की भौतिकी पढ़ रहा था तब आदरणीय इदुराई सोलोमन हमारे विद्यार्थियों के समूह को समुद्र तट पर ले गए। वहाँ वे हमें पक्षियों की ओर ध्यान देने के लिए कहते हैं और समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं जहाँ लहरों के सारस और सीगलों का शोर सुनाई देता है। वे समुद्री धाराओं, वायु गतिकी, वैमानिकी और वायु बहाव की नई दुनिया को हमारे सामने खोलते हैं। मैं उन 15 वर्षीय विद्यार्थियों के समूह में से एक था। शायद तब उसके लिए वह विज्ञान का पाठ सबसे महत्वपूर्ण था। अचानक उस समय मेरा मोहित होने वाला विषय पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शक हो गया था। यह इस प्रकार था मानो मैं बादल से घिरी एक खिड़की के पीछे देख रहा था। अब खिड़की खुल गई और मैं खुली आंखों से इस विशाल संसार को देखने लगा। मुझे अधिक जानकारी प्राप्त करने की प्यास लग रही थी। मेरा मार्ग विद्यालय में ही बना और फिर बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में रहा। वहाँ कई प्रकार के सुनहरे अवसर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे अपना दिमाग और आंखें खुली रखनी होंगी। अपने दिमाग को दुरुस्त व केंद्रित रखना होगा। यहाँ मेरे रास्ते में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसे मैं सीखकर नहीं कर सकता। जब सेंट जोसेफ में प्रोफेसर चिन्नादुरई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने उप परमाणु भौतिकी की संकल्पना बताई तब मैंने पहली बार संसार के इस छुपे हुए विषय के बारे में और हमारे चारों ओर इसके शरण हो जाने पर सोचना शुरू किया। मैंने पदार्थों के अर्ध जीवन काल और रेडियोधर्मी क्षय के बारे में जाना। एकाएक संसार उन ठोस निश्चितताओं से परे नजर आने लगा जिनसे वह बना हुआ था। मैं विज्ञान एवं आध्यात्मिकता के द्वैत भाव की ओर भी सोचने लगा। क्या यह सब एक दूसरे से अलग थे जैसे वो दिख रहे थे? अगर उप परमाणु अंश का स्तर अस्थायी और विघटित हो जाता है तब यह सब मानव जीवन की अवस्था से कैसे दूर किया जाता था? विज्ञान ही समस्त प्राकृतिक घटनाक्रम का उत्तर दे सकता है और यह आध्यात्मिकता ब्रह्मांड की समूची संरचना में हमारे स्थान को समझने में हमारी सहायता करती है। जब कोई व्यक्ति गणित और सूत्र के ठोस निश्चित स्वरूप को देखता है, यही आध्यात्मिकता अनुभूति से मन को उदार बनाकर एवं व्यक्ति के स्व के भीतर गहराई में उतरकर ऐसा करती है। यहाँ मुझे मेरी विज्ञान की दुनिया और पिताजी की अध्यात्म की दुनिया में समीपता नजर आने लगी थी। मैं तिरुचिरापल्ली से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए MIT गया। यहाँ काम में ना लाए जाने वाले 2 विमान रखे थे। यह दृश्य मानव उड़ान को लेकर मेरी इच्छा पूरी कर रहा था। मैं पतंगे की तरह इस विषय की ओर आकर्षित हुआ और महसूस किया कि यहाँ मेरा भविष्य या जीवन का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं उड्डयन से जुड़ी गतिविधियों व प्रक्रियाओं की तह तक नहीं जाता। MIT में 3 शिक्षकों ने मेरी अभिलाषा को साकार किया और मुझे वास्तविकता के धरातल पर ले गए। इनमें ऑस्ट्रियाई प्रोफेसर स्पॉन्डर ने मुझे वायु गतिकी और प्रोफेसर KV पंडालाई ने एरियो स्ट्रक्चर डिजाइन और विश्लेषण तथा प्रोफेसर नरसिम राव ने सैद्धांतिक वायु गतिकी का अध्ययन कराया। ये 3 शिक्षक थे जिनके कारण मुझमें वायु गतिकी के प्रति आकर्षण जागृत हुआ और जब स्पष्ट होता गया कि कैसे और क्यों वायु में वस्तुएं गतिमान होती हैं, मैं अपने आप में जटिल, गतिशील, अस्थायी दुनिया, गति के प्रकार एवं उलझी लहरों के महाजाल की खोज में खो गया। ठीक इसी समय मुझे वायुयान के आकार प्रकार स्पष्ट हुए और मैंने पूरे उत्साह से बायप्लेन, एकतल वायुयान,
पूछ रहित विमान और कई अन्य अध्ययन के विषयों को पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ कई प्रकार की घटनाएं घटित हुई। जब मैं MIT में था, मैंने स्वयं विज्ञान की दुनिया की खोज शुरू कर दी। यह सब उस समय हुआ जब देश की प्रगति में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक विकास पर विशेष बल दे रहे थे। मेरे चारों ओर, खास तौर पर शैक्षिक संस्थान में, मैंने ये पाया कि हमें सोचने के पारंपरिक तरीके को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इस नए वातावरण का लाभ उठाना होगा। उत्तम होगा कि हम वैज्ञानिक तरीकों से ज्ञान की खोज करें। मैं रामेश्वरम के धार्मिक वातावरण में पला बड़ा था, इसीलिए मेरे लिए ऐसा करना बहुत कठिन था। बल्कि मैं विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच अनिवार्य अभिन्नता के सूक्ष्म एहसास को साकार रूप देने का प्रयास करने लगा। मैं यह नहीं मानता कि प्रत्यक्ष संवेदी धारणा ही केवल सच्चाई और ज्ञान स्रोत है। मैं यह जान पाया कि अध्यात्म के क्षेत्र में वास्तविक सच्चाई सांसारिक उपकरणों पर आधारित होती है और सच्चा ज्ञान अपनी आंतरिक खोज का अंश होता है। अब मैं अधिक से अधिक किसी अन्य प्रकार की दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था जो प्रमाणों, प्रशिक्षण और सूत्रों से प्रभावित है। आखिरकार मैं MIT से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बाहर निकला। अब तक मैंने मिसाइल और रॉकेट की दुनिया के बारे में बहुत अधिक जान लिया था और समझ गया था कि जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ यह मेरी प्रगति और भविष्य का हिस्सा है। जब मैं ये सब जान गया तो इस संसार की खोज के लिए द्वार खुल गए और अब मैं आकाश में ऊंची उड़ान भरने का कार्य कर रहा था। कई वर्षों बाद मैं विभिन्न समूहों का हिस्सा बन गया। यह हॉट कॉकपिट क्षेत्र कहलाता था, जहाँ प्लेटफॉर्म से जाने और सीधा उतरने की प्रणाली एवं रूपरेखा तैयार की जाती थी। यह सब बेंगलोर के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में होता था। वहां मैंने अनुभव किया कि मुझे कुछ हटकर करने का पहला बड़ा अवसर मिला है। यह मेरे करियर को उन्नत व विकसित करने का महत्वपूर्ण समय है। ADI में मैंने प्रारंभिक अध्ययन भूमिगत दक्षता सामग्री पर किया। इस प्रकार एक स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप आवर्ती ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन के रूप में डिजाइन करके तैयार करना था। ADI के निर्देशक डॉक्टर मैदी रत्ता ने 4 लोगों की एक टीम बनाई और मुझे उसका प्रमुख बनाया गया। ये हमारे लिए एक भारी चुनौती थी। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के लिए कोई साहित्य नहीं था, कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं था जिससे हम सलाह ले सकते थे। इसके लिए कोई पहले से निर्मित रूपरेखा या मानक नहीं था जिसका हम प्रयोग कर सकते, बल्कि इस कार्य के लिए हमारे समूह को आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल इस जानकारी के अलावा कि हमें सफल फ्लाइंग मशीन बनानी है। यह स्तंभित करने वाली चुनौती थी। तब मैंने सोचा कि इंजीनियरों ने जब तक मशीन नहीं बनाई उन्हें अकेले विमान उड़ाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। परियोजना को पूरा करने के लिए हमें 3 वर्ष दिए गए और हमने पहले के कई महीने अपने कदम जमाने की कोशिश में ही लगा दिए। तब मैंने एक लक्ष्य तय किया कि हमें सिर्फ उपयुक्त हार्डवेयर के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और जैसे जैसे वे सामने आते जाएं उनका प्रयोग किया जाए। इस बड़ी चुनौती के बावजूद यह परियोजना मेरे मन के करीब थी और मेरी कल्पना ऊंची उड़ान भर रही थी। कई महीनों बाद हमने रूपरेखा की प्रक्रिया के विकास में गति पकड़ ली। अब मैं अधिक दृढ़ निश्चयी एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण था, लेकिन छोटे कस्बे की मध्यम वर्ग की जड़ें अभी भी मेरी आत्मा में बसी थी। मैं ऐसी दुनिया में आ गया था जहां दूसरों को कार्य करने का निर्देश देना था, जबकि मुझे वरिष्ठ सहयोगियों के सवाल और शंकाओं का भी सामना करना था। मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा था मानो लोहे को आग में तपाया जा रहा हो। मेरे जैसे लोग आंतरिक दृष्टि से संकोची होते हैं, जो शहरी साथियों से अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। वे तब तक सामने नहीं आना चाहते जब तक कोई उन्हें केंद्र बिंदु की ओर धकेलता नहीं है। मैं समझ गया था कि मुझे वह पुश मिल चुका है और मैं हावरक्राफ्ट परियोजना की सफलता के लिए अपना ज्ञान व श्रम लगाने के लिए कृत संकल्प हो चुका था। संगठन के भीतर ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो इस परियोजना की प्रासंगिकता तथा इस पर समय और धन लगाने के औचित्य पर प्रश्न उठाते थे। वे मेरी भूमिका पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन मेरी टीम और मैं केवल अपने सिर नीचे किए चुपचाप काम करते रहे। हम धीरे धीरे हर अवस्था से गुजरते गए और प्रोटोटाइप आकार लेने लगा। जैसे कि पहले MIT में प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मेरा डिजाइन कार्य रद्द किया था और मैं लगातार 2 रात कार्य करता रहा था, मैं पुनः उस स्थिति में आ चुका था। मेरा मन अविश्वसनीय रूप से लचीला हो गया था। जब मेरा मन मस्तिष्क खुलता था तो कोई बाधा आड़े नहीं आ सकती थी। खुद पर विश्वास ऐसी परिणति है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस परियोजना को नंदी नाम दिया गया और रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन ने हमें आशीर्वाद दिया। वह दृढ़ विश्वास रखते थे कि यह भारत में रक्षा उपकरणों के विकास की शुरुआत है। वे उत्कंठा से हमारे कार्य को देख रहे थे और 1 वर्ष के बाद वे हमारी कार्य प्रगति का प्रतीक्षण कर रहे थे। उस समय डॉक्टर मैदी रत्ता से उन्होंने कहा,
कलाम और उसकी टीम को कामयाबी अवश्य मिलेगी। हम सचमुच कामयाब हो गए थे। 3 वर्ष बीतने से पहले ही हमने पूरी तरह से कार्यशील प्रोटोटाइप तैयार कर लिया था और हम मंत्री जी को दिखाने के लिए तैयार थे। कृष्ण मैनन नंदी से उड़ान भर रहे थे और मैं उसे उड़ा रहा था। हालांकि सतर्कता की दृष्टि से कुछ और ही व्यवस्था आवश्यक थी और मैंने पहली बार आनंद एवं कुछ करने की अनुभूति महसूस की। ये हमारे ज्ञान और टीम वर्क का फल था। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ। दुर्भाग्यवश नंदी की कहानी सुखांत नहीं रही। जब कृष्ण मैनन अपने पद पर नहीं थे तब उनके उत्तराधिकारियों ने इस हॉवरक्राफ्ट के उपयोग से ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई। यह विवादास्पद विषय बन गया और अंततः वह परियोजना बंद हो गई। यदि इस धरती पर कोई मुझे उतरता और दिखाता कि कभी कभी आकाश ही हमारी सबसे ऊपरी सीमा नहीं होती है, तो यह कटु सबक मिलता है कि अक्सर आपसे भी ज्यादा बड़ी ताकत होती है जो आपके काम को अंजाम देती है। मुझे अन्य सबक ये मिला कि कुछ क्षेत्रों में मैं प्रभावित नहीं कर सकता, परंतु मैं निश्चित रूप से भरसक प्रयास करता और अपनी पूरी क्षमता से करता। और कौन जानता है कि हमारे कार्यक्रम का क्या फल मिलेगा। मैं अभी भी नंदी की निराशा से उभरने का प्रयास कर रहा था। घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर MGK मैनन इसे देखने आए तथा इसके बारे में सवाल पूछे। अंततः मैं रॉकेट इंजीनियर के रूप में इन्कोस्पार में काम करने लगा और मुझे डॉक्टर विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काम करना था। इन्कोस्पार के बाद मैं इसरो में गया। वहां मुझे विभिन्न प्रकार के रॉकेट के विकास का कार्य सौंपा गया और मुझे अंतरिक्ष वाहन को एक रॉकेट से दूसरे रॉकेट के चारों ओर की दूरी की पहुंच तक उपग्रह के वाहन को पहुंचाने का कार्य दिया गया। वे डॉक्टर साराभाई ही थे जिनकी देखरेख में मैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास और विभिन्न विकासात्मक कार्य साथ साथ हो रहे थे। मैं सौभाग्यशाली था जो इस परियोजना का हिस्सा बना था। मैं मानता था कि SLV में बहुत जटिल चुनौतियां सामने आई थी। मैं उपग्रहों को कक्षा में भेजने वाले लॉन्च व्हीकल के विकास की बड़ी परियोजना को निर्देशित कर रहा था। इससे हम न केवल इस प्रौद्योगिकी वाले देश बन जाते बल्कि दूसरे देशों के उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करके धन भी कमा सकते थे। मैंने अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में SLV की निर्माण यात्रा का विश्लेषण किया है। यह कई कारणों से अत्यधिक जटिल थी। जब एक परियोजना विकसित होती है तब लगातार कठिनाइयां आती हैं। हम एक बजट देते थे, समय और स्रोत दोनों रूपों से। ये हमारी जिम्मेदारी होती थी कि हमें इसी बजट में अपने परिणाम हासिल करने हैं। यह मेरे लिए एक तनाव का समय था। अंतरिक्ष कार्यक्रम के 3 वर्षों में मैंने अपने 3 प्रिय व्यक्तियों अहमद जलालुद्दीन, अपने पिताजी व अपनी माताजी को खो दिया था। लेकिन यह समय स्वयं को पूरी तरह से काम में डुबो देने का था और मुझे परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना था। मुझे परियोजना को सफलता तक लाना था। अगर मैं आज पूछता हूँ कि सबसे बड़ी सीख क्या थी जो मैंने SLV के विकास से सीखी है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ 3 कारण हैं। पहला, जब मुझे देश के विकास में विज्ञान, तकनीकी खोज और इंजीनियरिंग की भूमिका नजर आती थी, SLV पर वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के कई दल कार्यरत थे। एक टीम लीडर के रूप में मेरा कार्य रेखाओं को बनाना और निर्देशन देने जैसा था। मैंने सीखा कि विज्ञान असीमित और गवेषणात्मक है। इसमें उत्तर ढूंढना यात्रा कर रहे यात्री के समान है। इसमें यात्रा करते हुए सबका विश्लेषण करके एक दिन सब संभव हो जाएगा। विज्ञान एक आनंद और जुनून है। दूसरी ओर विकास एक बंद फंदा है। यह वैज्ञानिकों द्वारा किया गया कार्य है और यह कुछ कदम आगे की ओर ले जाता है। यह गलतियों की अनुमति नहीं देता। सुधार और प्रोन्नति में गलतियों से सीखता है। तब जहां वैज्ञानिक हमें राह दिखाता है और संभावनाओं को खोलता है, हम स्वदेशी लॉन्च व्हीकल के विकास में सफल होते हैं। एक परियोजना की सफलता व्यवहारिक होती है। यह जरूरी होता है कि सभी भागों को आगे पीछे और केंद्रित करके ऑर्केस्ट्रा के समान कार्य किया जाए। दूसरा सबक मुझे ये मिला कि प्रतिबद्धता के साथ काम करना। उन दिनों जब मैं परियोजना के अलावा अपने आप में कुछ अन्य सोच रहा था, यहाँ मेरी तरह अन्य भी थे जो कड़ी मेहनत में वही विश्वास और उत्साह रखते थे। अब मेरे लिए कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्धिमानी के शब्द अधिक मूल्यवान हैं, जिसे वेनहर वॉन ब्राउन द्वारा कहा गया। रॉकेट के क्षेत्र में वॉन ने V2 मिसाइल तैयार की जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय लंदन का विनाश किया था। बाद में उन्होंने नासा के रॉकेट कार्यक्रम में प्रवेश किया जहां वे जुपिटर मिसाइल बनाते थे जो पहली लंबी दूरी की मिसाइल थी। वे वैज्ञानिक, डिजाइनर, इंजीनियर, प्रशासक और एक प्रौद्योगिकी प्रबंधक थे। वे आधुनिक रॉकेट की दुनिया के जनक माने जाते थे। जब वे भारत आए, मुझे उनके साथ उस समय उड़ान भरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं उन्हें लेने चेन्नई गया और थुम्बा तक साथ रहा। वे मुझसे कहते थे कि
कार्य की प्रगति की गहराई दिमाग में स्थिर है। तुम्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ सफलता के लिए ही निर्माण नहीं करना है, हमें असफलता पर भी कार्य करना है। वैज्ञानिक के पेशे के लिए बहुत कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं, रॉकेट के क्षेत्र में कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। यह एक खेल नहीं है जहां हम सिर्फ कुछ घंटों में ही कड़ी मेहनत ले आएं। यहाँ तुम्हारे पास सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही नीति की आवश्यकता है। पूर्ण प्रतिबद्धता ही कड़ी मेहनत नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से सक्रिय होना भी है। यह लक्ष्य की पृष्ठभूमि के विषय में है। आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए कि आप कड़ी मेहनत की बदौलत परिणाम से कुछ अलग बना सकें। मैंने इन शब्दों में विश्वास करने के साथ साथ इन्हें अपनाया भी। रॉकेटरी को अपना पेशा नहीं बनाना है, अपना लक्ष्य व धर्म बनाना है। जीवन के इस क्षण में मैंने SLV की परियोजना के अलावा सब कुछ रोक दिया था। मैंने तनाव पर काबू पाना सीख लिया था। यही एक रास्ता था जिसके द्वारा आपका मन मस्तिष्क उन मुश्किलों को झेल सकता था जो आपके लक्ष्य के रास्ते में बिखरी होती थीं, जिस पर परिणाम निर्धारित होता है। मेरा विश्वास था कि हमें ऐसी मुश्किलों की आवश्यकता है जिनसे किसी भी लक्ष्य के आखिरी मोड़ पर सफलता का आनंद लिया जा सके। यह SLV परियोजना मुझे तीसरे सबक की ओर ले जाती है, जो हमें बाधाओं के साथ संबंध स्थापित करने और सीखने योग्य बनाती है। ये ज्ञात तथ्य है कि SLV 3 का पहला प्रायोगिक प्रशिक्षण एक दुर्घटना में परिणत हो गया और लॉन्च व्हीकल समुद्र में गिर गया। पहला चरण पूर्ण सफल रहा था। यह दूसरी अवस्था थी जब चीजें नियंत्रण के बाहर चली गईं। यह उड़ान 317 सेकंड के बाद समाप्त हो गई। पेलॉट के साथ चौथी अवस्था को मिलाकर व्हीकल समुद्र में टकराने के बाद बिखरकर श्रीहरिकोटा में 560 किलोमीटर तक चला गया था। मैं घटना के बदलावों पर विश्वास करके सुन रह गया था। हाँ, मैंने असफलता का अनुभव किया, परंतु यह कड़ी मेहनत का दुखांत होने वाला था जिससे उबरना मुश्किल था। मेरे दिमाग में विचारों की घुमड़ती श्रृंखला के लिए कोई जवाब नहीं था। क्या गलत हो रहा था? मेरी शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही थी, जैसे मैं तनाव के साथ बाहर आ रहा था और अब यहाँ कुछ भी अपने लिए कहने को नहीं था और मेरे चारों ओर के किसी अनुभव से शून्य होना। आखिरकार मेरे सारे विचार सो गए। मुझे विश्लेषण की राह पर जाने से पहले सोना होगा। मैंने अपने आप से कहा। मुझे याद है मैं कई घंटों तक सोया और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने मुझे धीरे से उठाया। वो मेरे बॉस थे, लेकिन उस समय वो मेरे लिए सिर्फ आदरणीय व्यक्ति थे जो मेरी चिंता करते थे। वे मुझे उठाते और भोजनालय में जाकर भोजन करने में सहयोग देते थे। हम साथ साथ खाना खाते। लॉन्चिंग करने के बारे में पूरे समय वे मुझे तसल्ली देते रहते। उस समय सिर्फ हम 2 व्यक्ति थे और थकान से परे हमें विश्वास था कि हमारी रचना खराब नहीं होगी। हम जानते थे कि हमें अधिक पहाड़ों पर चढ़ना होगा और आने वाले दिनों में चोटी को जीतना होगा, लेकिन ठीक उसी समय वे मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेते थे, जैसे कोई अभिभावक उस बच्चे के साथ करते हैं जो अपनी दौड़ में रह जाने के बाद कुछ खो देता है। उसे खाना देते हैं, आराम देते हैं और उसके अगले कदम के बारे में सोचने का अवसर देते हैं। शायद यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है जो मैंने SLV 3 से सीखी कि मानवता, उदारता और समझदारी के गुण कभी भी गिरने नहीं देते हैं। दिन के अंत में जब लक्ष्य निर्धारित हो गया, तब राह टेढ़ी मेढ़ी और बाधा सिर पर थी। यह सिर्फ मानवता का मूल्य है कि सच्ची सहायता निश्चित प्राप्त होगी। समय आने पर योग्यता, स्नेह, क्षमा, दया सबकी आवश्यकता पड़ती है। चाहे हमें स्कूल में पढ़ाना हो या मिसाइल का विकास करना हो या उच्च पद को संभालना हो, अभिभावकों को अपने बच्चों को हमारे इस उलझे हुए संसार से बाहर लाना होगा। यहाँ से मेरी यात्रा विज्ञान के संसार में आगे चली जाती है। इसरो में मैं DRDO की ओर मुड़ा, जहाँ मैं एक समूह का हिस्सा था जो भारत के पहले स्वदेशी मिसाइल सिस्टम पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और अग्नि बना रहा था। वे कैसे बनते थे और किस तरीके से वे हमें इस कार्य पर ले जाते थे, इसका इतिहास पहले भी लिखा जा चुका है। जब हम कार्य कर रहे थे, मैंने न सिर्फ रॉकेटरी और विज्ञान के क्षेत्र के बारे में नए ज्ञान को समझता व तुलना करता था, बल्कि मैं परिवर्तन करना, प्रभावी तरह से निर्देश देना, संप्रेषण का अनुभव करता था। इसके साथ ही रुकावट और सफलता दोनों के अनुभव का भी आनंद उठाता था। मुझे ये कहानियां बताने की आवश्यकता क्यों है? शायद मैं ये महसूस करता हूँ कि विषय के विविध स्तर पर जिन लोगों के साथ मैं संबंध रखता हूँ, मैं जीवन के हर पहलू का हमेशा सामना करता था जो विस्मयकारी था। मैं उनके द्वारा कार्य करता था। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जीवन की लहर में एक समान परिस्थिति को समझने में सबकी मदद कर सकता हूँ। तब मैं ये विश्वास करूंगा कि मेरी यह यात्रा सिर्फ मेरे जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य सभी अनगिनत लोगों के लिए भी है। इस धरती पर मैं विशाल कुआं, मेरी जगत पर खड़े होकर ना जाने कितने बाल गोपाल शांत जल सी दिव्यता मुझ में से खींचते हैं, विश्व के कण कण को अनंत करुणा से सींचते हैं।